नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। कभी कभी हमारा मूड जो है बहुत ही खुश होता है और दूसरे ही पल हम उदास हो जाते हैं। कभी हम बहुत सारे लोगों में रहना चाहते हैं और कभी हम चाहते हैं कि हम एकांत में रहें, जिसे हम अपनी भाषा में मूड स्विंग का नाम देते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, क्या होता है मूड स्विंग? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बोला कि मूड स्विंग्स हमारी भाषा में, एज ए लेमैन की भाषा में हम कहते हैं कि मूड स्विंग्स है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप इसे किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बोला मैम आपने कि आमतौर पर लोग इसको मूड स्विंग्स या कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि वो इंसान मूडी है, उससे ज्यादा बात नहीं करना। तो इनमें से कुछ लोगों को हो सकता है एक्चुअल में मूड डिसऑर्डर हो। सो इसको हम नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। इसको नॉर्मल जो लाइफ में मूड चेंजेस आती हैं वो सिचुएशनल हो सकती हैं। तो हम इसको डिसऑर्डर तब कहते हैं जब ये या तो किसी सिचुएशन से एसोसिएटेड नहीं है, कोई वजह भी समझ में नहीं आ रही तो आदमी उदास फील कर रहा है, या बहुत अत्यधिक खुशी महसूस कर रहा है बिना किसी वजह, या अगर वजह है तो उस वजह के हिसाब से डिस्प्रपोर्शनेट, नॉर्मली जितना इंडिविजुअल रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में उससे डिस्प्रपोर्शनेट या तो हाई साइड या लो साइड मूड रहेगा, तब वो मूड स्विंग्स को हम एक बीमारी के रूप में समझ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल मूड चेंजेस एंड डिसऑर्डर। सर, कैसे हम अंदाजा लगा दें या कैसे हम ये मान लें कि नॉट इट्स अ रेड फ्लैग कि हमें एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दिन भर हमारे रूटीन में होता रहता है। कोई ऐसा सिम्टम्स जो शुरुआती तौर पर हम इसको एक और तरीके से भी हम साइकेट्री में मूड डिसऑर्डर्स को समझते हैं कि एक कंटिन्यूम पे लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मूड डिसऑर्डर है या नहीं। अब ये भी एक समझ निकल के आ रही है कि मान लो हम सबको ये मूड डिसऑर्डर है, पर मायने ये रखता है कि वो कितना है। क्या वो उतना है कि उससे लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा, हमारे रिलेशनशिप पे असर नहीं पड़ रहा, हमारे कामकाज पे असर नहीं पड़ रहा, या इतना है कि उससे कामकाज ही ठप हो गया है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, हो सकता है किसी इंडिविजुअल को एडमिशन भी करना पड़ जाए हॉस्पिटल में। तो ये माइल्ड से सीवियर तक हो सकता है। और जनरली हम कोई भी साइकेट्रिक इलनेस में, चाहे वो मूड डिसऑर्डर क्यों ना हो, तो हम देखते हैं उसमें सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, इंटरपर्सनल, ये एरियाज में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा। नॉर्मल जो मूड फ्लक्चुएशंस होंगी या चेंजेस होंगी उनसे ये सब चीजों पे असर नहीं पड़ेगा। और अगर इन चीजों पे नहीं भी असर पड़ रहा, खुद से भी इंडिविजुअल अगर खुश नहीं महसूस कर रहा, मान लो हमारे पास कोई आता है, बोला डॉक्टर साहब मैं महीने दो से पहले जैसा वो बात नहीं रही, तो हो सकता है कोई उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा हो पर वो खुद में महसूस कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मूड लो साइड भी प्रॉब्लमेटिक है और हाई साइड भी प्रॉब्लमेटिक है। मान लो जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली, किसी से बहुत ज्यादा बात कर ली, बाद में समझ आया ये तो मैंने करना ही नहीं था, तो वो आउट ऑफ दैट हाई मूड स्टेट वो तब ये चीजें हो जाती हैं। 20-30 हजार की शॉपिंग कर ली, बाद में फिर पता चला कि ये तो मैं और ही मेंटल स्टेट में था। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट कि नॉर्मल और जो एबनॉर्मल मूड स्टेट्स हैं। सर, बेसिकली कारण क्या रहते हैं इसके? कारण तो बहुत सारे हैं मूड डिसऑर्डर्स के। जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं, फिर एनवायरमेंटल कॉजेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, हमारा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, हम कैसे सोचते हैं, क्या नजरिए रखते हैं सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में एट लार्ज हम क्या नजरिया रखते हैं, नेगेटिविस्टिक अप्रोच लेते हैं, या कई बार चीजों को ओवर जनरलाइज कर देते हैं। एक बार किसी के साथ कोई गलत हादसा हो गया तो उसको जनरलाइज कर देंगे कि नहीं दुनिया है ही बुरी। तो ये भी जो हमारा साइकोलॉजिकल फ्रेम है वो मैटर करता है। जेनेटिक है, देन एनवायरमेंटल कॉजेस है, कोई स्ट्रेस हो गई, एक्यूट स्ट्रेस, अचानक से किसी का गुजर जाना, पोस्टिंग कहीं और हो जाना, तो ये सब जो एडजस्टमेंट इश्यूज हैं इसमें भी कई बार डिप्रेशन जो है मेनली जो है एडजस्टमेंट इश्यूज ही रहते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या मेंटली, फिजिकली, जैसे भी हो एडजस्टमेंट इश्यूज। सर, मोस्ट
कॉमन जो मिसकंसेप्शन है मूड स्विंग के बारे में वो कौन सी है? मिसकंसेप्शन ये कह सकते हैं कि आमतौर पर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि यार तेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, सब कुछ तो है तेरे पास, कोई वजह भी तो होनी चाहिए, तो वजह भी नहीं है तो ऐसे ही जस्ट तो शायद ज्यादा मिलता नहीं है लोगों से, मिलते रहना चाहिए उससे ये ठीक हो जाता है। तो लोगों में जो मिसकंसेप्शन है कि ये शायद कम मिलना जुलना अगर कोई कर रहा है तो उससे ये डिप्रेशन में चला जाएगा, या पार्टिंग कोई नेचर का नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगता पार्टीज में जाना या एडवेंचरस वो करना, तो कई लोग ये सोचते हैं कि इससे भी डिप्रेशन हो सकता है। तो बहुत सारी वजहों से, पर ये हमने एक कॉमन मिसकंसेप्शन देखा है कि लोग इसको सोशलाइज करना या नहीं करना उससे भी जोड़कर देखते हैं कि ये इंडिविजुअल रिस्क पे हैं। सर, जैसे आपने बात की कि अभी हम पहचानते, किस तरीके से पहचानेंगे, हम एक मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं। सर, बात करते हैं हम छोटे बच्चों की, जो अभी चाइल्डहुड में है, उनमें भी मूड डिसऑर्डर होते हैं। सर, क्योंकि जब घर से वो स्कूल की तरफ जाता है, पहला स्टेप उसका होता है, तब ये जनरली मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसे हम कॉमन तौर पर लेते हैं कि हाँ भाई, कई बार वही जो है आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो उसको सबसे पहले हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, और क्योंकि बच्चे का आगे पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है, तो पॉइंट आउट वहीं से है कि हम कैसे पहचाने और किस तरीके से उसका इलाज करें एट अ वेरी चाइल्डहुड स्टेज। ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने, क्योंकि ये जो एज है, टीनेज एज, इस एज में ही ज्यादातर जो मूड डिस्टर्बेंसेस हैं वो स्टार्ट होती हैं, चाहे वो आने वाले समय में जाके मूड डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएं, कोई और इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे कुछ पर्सनालिटीज हमारी ऐसी होती हैं, उसमें इंडिविजुअल अंदर से खोखलापन महसूस करता है, तो उसमें भी वो भरने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो कई बार मूड सिम्टम जैसा देखने को नजर आ सकती हैं, तो मिसडायग्नोस होने के भी चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। या जैसे कुछ बच्चों में जिसे हम बदतमीज बच्चे कह देते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर कह देते हैं हम, तो कंडक्ट डिसऑर्डर में भी कई बार वो सिम्टम है वो मूड स्विंग जैसे दिखते हैं, तो मिसडायग्नोस होने के भी बहुत सारे चांस हैं, क्योंकि ये उसी एज में पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। हम 18 साल तक जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, बाद में उसको फिर पर्सनालिटी कह देते हैं, पहले उसको ट्रेट्स कह के चलते हैं। तो कंडक्ट डिसऑर्डर भी बच्चों में देखा जाता है, और मूड डिसऑर्डर भी ज्यादातर हमने देखा है कि ये 16, 18, 20 साल की एज में, इसी एज में ज्यादातर ये बिगिनिंग होती है। हो सकता है बाद में जाके कोर्स किसी केस में अलग हो, पर यही वो एज है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रबल स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा जरूरी है। तो सूनर द बेटर, जितना जल्दी हम एड्रेस कर लें, तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जब भी हमें कोई बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी बच्चों में नजर आए, पेरेंट्स या फिर टीचर्स वो रिकॉग्नाइज करके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। सर, अभी तो आपने जैसे कि बोला कि ये बहुत जरूरी है कि उसी टाइम पे इसका ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हम शुरुआती तौर पर देखें तो एज ए टीचर या एज ए पेरेंट हमारी भूमिका क्या रहनी चाहिए उसको डायग्नोज करने में? एक तो ये है कि पेरेंट और टीचर दोनों, स्कूल और घर ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता है। इनिशियली घर में स्पेंड करेगा, फिर जैसे स्कूल जाने लगेगा तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विल बी स्पेंड एट स्कूल। तो टीचर और पेरेंट अगर ऑब्जर्वेंट नहीं है, हर बच्चा अलग है, कुछ उसके एसेट्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे, तो अगर उसको इंडिविजुअली नहीं देखेंगे तो वी आर बाउंड टू बी बायस्ड। तो जो भी बिहेवियर है, हो सकता है वो प्रॉब्लमेटिक ना हो सकता है कोई बीमारी का लक्षण ना हो, पर जो भी उसमें उस इंडिविजुअल बच्चे में कोई भी हम चेंज नोट कर रहे हैं, लाइक पहले वो नहीं करता था ऐसा, अब वो कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से करने लग गया है, तो दैट शुड बी द वार्निंग साइन। मान लो पहले वो चोरी नहीं करता था, तो अब पता चला कि चोरी करने लग गया, तो उस पे हमें ध्यान देना बड़ा जरूरी है। छोटे से छोटा बिहेवियर भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है, इवन तो हमें उतना भी नहीं कि ये मेडिकल इलनेस या साइकेट्रिक इलनेस ही हो, बट बिहेवियर जितना जल्दी हम पकड़ेंगे, हम इंटरवेंशन उतना जल्दी कर पाएंगे। सर, जैसे कि अभी चाइल्डहुड से निकलकर हम जाते हैं, अडल्टहुड में आते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस वहां पर है, उसके बाद जॉब में अगर जाएं तब भी हमें स्ट्रेस मिलेगा। इन सारी चीजों को टैकल किस तरीके से करना है हमें?
एक तो हारमोनियस एनवायरनमेंट होना बड़ा जरूरी है, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट, ताकि बच्चा फ्रीली अपनी बात डिस्कस कर सके। ये एज ऐसी होती है कि जिसमें बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, प्रोफेशन को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, कई कल्चर्स में इन पे खुल के डिस्कशन होता है तो दे आर मोर एट ईज। पर कई बच्चों को ये एक्सपोजर नहीं होता, तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू शेयर। तो उस कंडीशन में पेरेंट्स या तो टीचर्स इतना फ्री हों कि बच्चे अपनी इश्यूज जो हैं वो डिस्कस कर सकें। और मैक्सिमम टाइम क्योंकि स्कूल या कॉलेज में जब बच्चा दे रहा है तो टीचर, मैं उनको बड़ा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि वो डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। तो देर आर मैनी चेकलिस्ट, आजकल तो साइकोलॉजी के लिए अवेयरनेस है ही, फिर बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं हमारे पास, चेकलिस्ट हैं। नहीं भी अगर साइकोलॉजिस्ट को अवेलेबल है, एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन टूल्स के थ्रू की जा सकती है। कई बार तो हमारे पास खुद ही लोग आते हैं, वो गूगल पे या फिर ऑनलाइन सर्च करके कि सर हमने देखा ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन कंसल्टेशन। तो आज टेक्नोलॉजी के दौर में उतना मुश्किल नहीं रह गया कि आप आइडेंटिफाई ना कर सकें। शर्त एक ही है कि हम अवेयर हों, हम ओरिएंटेड हों उस तरफ कि हमें ध्यान देना है। हाँ जी सर, इसके टाइप्स कितने हैं? क्या ये एक ही तरह का होता है या अलग अलग तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेसिकली मूड डिसऑर्डर्स को हम दो प्रकार से समझते हैं। एक को हम बोलते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और एक बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं इसको हम हायर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर मानते हैं, और जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं ये उससे कम सीवियर हम मानते हैं। जबकि दुनिया में जो हम देख रहे हैं प्रेवलेंस वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का बहुत ज्यादा है। अभी 2030 में ये सेकंड मोस्ट ट्रबलिंग प्रॉब्लम हो जाएगी डिप्रेशन, इतनी ये कॉमन है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो उसका प्रेवलेंस कम है, ऑलमोस्ट 6-7 गुना कम है। जैसे मान लो डिप्रेशन का 10% है तो बाइपोलर का हो सकता है 4-5% के आसपास चला जाएगा। अलग अलग स्टडीज हैं वो अलग प्रेवलेंस देती हैं। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आर द कॉमनेस्ट एंड सेकंड अमंग दम दे आर द बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो एक तो इस तरीके से हम समझते हैं कि इनकी सीवियरिटी के हिसाब से। दूसरा जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो इंसान है वो डिप्रेसिव फेज से ही गुजरेगा, जबकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं उनमें बाइपोलर जैसे लफ्ज ही वो एक्सप्लेन करता है बाइपोलर, तो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी वो हाई फेजेस से गुजरेगा, कभी ना कभी लो फेजेस से गुजरेगा, और उसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है 2 फेजेस के बीच में 2 साल निकल जाए, 10 साल निकल जाए। हो सकता है एक ही साल में 2-3 बार हो जाए, एक ही साल में 4-5 बार हो जाए। विद इन डेज ही मूड शिफ्ट, मूड स्विंग्स जिसको हम बोलते हैं वो चेंज हो रहा हो, विद इन द सेम डे ही हो रहा हो। तो जब दोनों पोलैरिटी का हम देखते हैं सिम्टोमेटोलॉजी, तब हम उसको बाइपोलर इलनेस कह देते हैं। अदरवाइज अगर वो डिप्रेशन या डिप्रेसिव फेज से ही गुजर रहा है तो उसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। सर, ये जो फेजेस हैं या ये जो डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, क्या इसके लिए जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है वो रिस्पॉन्सिबल है? यस, बिल्कुल है। जैसे शुरू में भी हमने बात की कि एक रीजन इसका जेनेटिक हो सकता है। हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि फैमिली में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री मिल जाती है कि फैमिली में भी मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन की हिस्ट्री है। कजन में हो सकती है, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में हो सकती है, और कई बार तो इससे जो रिलेटेड इलनेस है, मान लो माइग्रेन जैसे, तो माइग्रेन की हेडेक भी रोज जरूरी नहीं हो, वो हो सकता है 10 दिन के बाद हो, 15 दिन के बाद हो। वैसे ही मूड जो डिसऑर्डर्स हैं इसमें भी एपिसोड हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हो जाए। और एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिसमें एपिलेप्सी भी अटैक जो है जरूरी नहीं है रोज हो, कुछ देर के बाद होंगे। तो ये जो एपिसोडिक इलनेस है, मतलब रोजाना नहीं रहने वाली, तो इनमें बहुत सारी कॉमनलिटीज हैं। तो हो सकता है हमें कई बार मूड डिसऑर्डर के केस में फैमिली में हिस्ट्री एपिलेप्सी की मिल जाए, माइग्रेन की मिल जाए। तो ये तो जेनेटिक कॉजेस हो गए। एनवायरनमेंटल कॉजेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जो इंडिविजुअल के कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, स्ट्रेस को लेके कैसे वो उससे अडेप्ट कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति कैसा नजरिया है, कौन से वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। कोई उससे मजाक कर रहा है तो क्या वो मजाक में टाल दे या उसको सीरियसली ले ले। तो ये जो मेंटल मेकअप है किसी इंडिविजुअल का, वो भी बहुत रोल प्ले करता है। फिर एक ही किस्म का स्ट्रेसर हो सकता है दो इंडिविजुअल के लिए एक जैसे रिजल्ट ना लाए।
मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए 500 रुपया किसी 2-3 इंसान का गुम हो गया, तो हो सकता है एक इंसान रो रो के बुरा हाल कर दे, एक को फर्क ना पड़े। सो ये हमारी जो इननेट टेंडेंसीज होती हैं टू डील विद द स्ट्रेस, टू डील विद द सोसाइटी एट लार्ज, ये भी कहीं ना कहीं शेप करती हैं इन चीजों को मैनिफेस्ट करने में। सर, एक जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रही है, दैट इज कंपैरिजन। क्या वो भी एक रीजन बन सकता है कि इससे बच्चे के मूड डिसऑर्डर होते रहे? क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब बच्चे को बार बार कंपेयर किया जाता है, बहुत बार वो बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू हो जाता है या वो चीज करना शुरू हो जाता है, और सेकंड केस में वो बिल्कुल ही उस चीज से पीछे हट जाता है। क्या ये रीजन रह सकता है? कंपैरिजन से तो नहीं, मेंटल डिसऑर्डर्स तो ऐसे नहीं हो जाएंगे। अगर किसी को ऑलरेडी मूड डिसऑर्डर है, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो फिर ये चीजें कोई नए एपिसोड को जन्म दे सकती हैं कि ऑलरेडी है प्रॉब्लम पर अभी कोई ठीक चल रहा है, चाहे वो ट्रीटमेंट ले रहा है नहीं ले रहा, अभी वो बेटर मतलब नॉर्मल फेज में चल रहा है, तो ये स्ट्रेसर फिर अगली फेज को इनवाइट कर सकते हैं। वो स्ट्रेसर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बच्चों को कंपैरिजन और वो अननेसेसरली क्रिटिसाइज कर देना, समझने की कोशिश नहीं करना। देयर आर अदर वेज टू डील विद द सिचुएशंस, तो वो अल्टरनेट वेज नहीं डील करने के, पेरेंट्स अपने तरीके से उसको हो सकता है अच्छे के लिए सोच रहे हो, बट देयर वे ऑफ डीलिंग माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो ये सब चीजों से, नींद अगर कोई कम ले रहा, पूरी नींद ले रहा, दैट कैन बी ए ट्रिगर। तो ये स्ट्रेसर जो है ये अपने आप में बीमारी को तो जन्म नहीं दे पाएंगे, बट कहीं ना कहीं इनका रोल जो है वो उसको मेंटेन करने में, इलनेस के कोर्स जो प्रोग्नोसिस है उसमें इनका रोल है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज में बहुत ज्यादा बच्चे जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक रीजन है मूड डिसऑर्डर की, वो इस तरीके का एक्सट्रीम, क्योंकि प्रेशर तो वही स्ट्रेस है, वही चीजें हैं, वही आगे जाकर इसको ये करने पे मजबूर कर रहे हैं? बिल्कुल, सुसाइड अदरवाइज भी जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, बट मेंटल डिसऑर्डर्स में उसका प्रेवलेंस, उसका रिस्क जो है वो कई हद तक बढ़ जाता है, और बाइपोलर डिसऑर्डर में तो और ज्यादा। और एक्सट्रीम जो एज है, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों में कई बार हम टिपिकली जो अडल्ट्स में हम सिम्टोमेटोलॉजी देखते हैं, जैसे हम समझते हैं, तो कई बार वैसी प्रेजेंटेशन नहीं होती, तो हम अक्सर चीजें मिस कर जाते हैं। तो जो सुसाइड रिस्क असेसमेंट है, उसके वार्निंग साइंस हैं, वो हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं और हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी जस्ट 3-4 महीने पहले ही मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मैं देखता हूँ कोई दिन शायद खाली होता होगा जिस दिन न्यूज़पेपर पे न्यूज नहीं है कि किसी ने किसी तरीके से या वन और द अदर वे सुसाइड। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ कि गेट का एग्जाम क्लियर ना करने से उसने सुसाइड कर लिया। ये हमारी सोसाइटी के अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें अभी एट दिस टाइम हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। सर, एज अ लेमैन, मुझे या हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, उनको इस चीज से अगर दूर रहना है तो कैसा अपनी दिनचर्या या कैसा लाइफस्टाइल उसे अडॉप्ट करना चाहिए? कुछ तो चेंजेस जो है जैसे खान पान में हम कर सकते हैं, जो कार्ब्स, जितने भी शुगरी फूड्स हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, फास्ट फूड्स हैं, इनका कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये आम लोगों को मालूम है सबकी क्या बैलेंस डाइट होती है। प्रोटीन्स हैं, हमारे फैट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैट्स होते हैं। कई बार मिथ्स होते हैं कि फैट्स कोई बुरी चीज है, तो फैट्स में भी कुछ बैड फैट्स हैं, कुछ गुड फैट्स हैं। तो उसका एक हेल्दी कम्बिनेशन, खाने में एक्सेस में कोई चीज ना ली जाए, एक बैलेंस डाइट लें, उसका बड़ा रोल है। फिर फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक ही क्यों ना हो, 10-15 मिनट की ब्रिस्क वॉक ही हो, उसका बहुत रोल है। और हम किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसी हमारी कंपनी है, उसका बहुत रोल है। तो ये सब चीजें मैटर तो करती है, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं। सर, समय की हमें थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है जिसे हम एक दिन में कवर नहीं कर सकते। लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए कोई स्पेशल संदेश जो आप देना चाहें। जनरल पब्लिक के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि कभी भी कोई बिहेवियर में चेंज आप देखते हैं अपने घर पे किसी में या आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, तो उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उससे बात करें,
क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, और जहां भी लगे तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए। हेल्प लेने में कुछ जाता नहीं है, आप जरूर हेल्प लें। और अब तो अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, अगर आप नहीं भी पर्सनली किसी से मिलना चाहते तो ऑनलाइन हेल्प भी अवेलेबल है, तो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है दूर दराज इलाकों में रहते हैं, नहीं उतना जल्दी आना फिजिबल होगा, या वो पर्सनली नहीं मिलना चाह रहे। स्टिग्मा भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये अक्सर हमने देखा प्रैक्टिस में कि ड्यू टू स्टिग्मा बहुत सारे लोग नहीं निकल के आते। फिर जब 3-4 लोग बोल ही देते हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं से आना पड़ता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम बिहेवियरल कोई एबनॉर्मलिटी देखें तो जल्दी से जल्दी हमें संपर्क करना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आप फिर किसी दिन समय निकालें और हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर यहाँ पर आए। अपने आसपास के माहौल को समझें, अपने आप की विल पावर स्ट्रांग रखें, ताकि आप समाज की हर चीज से लड़ सके, झगड़ सके और अपने आप को समृद्ध कर सके। हेल्थ प्लस के नए अंक में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।